तो फ्रेंड्स एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2017 के तीसरे पेपर जो कि विज्ञान का होता है। थर्ड पेपर आपका साइंस का होता है। ये टोटल 25 अंक का पेपर होता है। कितने अंक का होता है पेपर? ये टोटल 25 मार्क्स का होता है। इसमें आपको 1 घंटे का समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। आज की इस क्लास में हम यहाँ पर इसी पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से परीक्षा में प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। बहुत जल्द आपकी परीक्षाएं में होने जा रही हैं, तो परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न पत्र आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए इस क्लास को आप एंड तक देख लीजिए और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा इसमें 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। साइंस का जो पेपर होता है, जितने भी 25 अंक वाले पेपर होते हैं उसमें 5 सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं इन्हें। इसमें पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय कार्बन के अपर रूप कौन से हैं? ठीक है, अक्रिस्टलीय क्या ग्रेफाइट है, क्या हीरा है, क्या शुगर चारकोल है या फिर फुलरीन है? ठीक है, इसमें अक्रिस्टलीय कार्बन के अपर रूप यहाँ पर आपको बताना है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा शुगर चारकोल जो है वो अक्रिस्टलीय कार्बन के अपर रूप है। ठीक है, इसमें आगे बताया भी गया है। इसे अगर आप पढ़ लेंगे तो ये आपकी परीक्षा के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जिस अपर रूप में कार्बन परमाणु एक अनिश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं अक्रिस्टलीय अपर रूप कहलाते हैं। शक्कर को गर्म करके उसमें निहित जल का वाष्पीकरण कर दिया जाए या शक्कर में 2-3 मिली सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 डालने पर काला पदार्थ अवशेष के रूप में रह जाता है। इसे ही आप शुगर चारकोल कह देते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए शुगर चारकोल क्या होता है तो आप इस तरह से बता सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। इसके साथ ही अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को अटेंड नहीं किया, 2016 के सारे पेपर आपको सॉल्व करा दिए गए इसी चैनल पर। इसके अलावा 2017 के भी फर्स्ट और सेकंड पेपर आपको इसी चैनल पर सॉल्व करा दिए गए। तो उसे देखने के लिए इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है प्ले लिस्ट की, और उस प्ले लिस्ट में जाकर आप चेक कर लीजिए। सारी क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हैं। इसके अलावा डायरेक्टली आप चैनल पर विजिट करके भी यूपीडीएलएड 2017 की जो प्लेलिस्ट है प्रीवियस क्यू की उसे आप देख लीजिए। सारी प्लेलिस्ट उसी में आपको सारी जो वीडियोज़ हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा गया प्रश्न संख्या 2 में अनुप्रस्थ तरंगों में 2 सुरंगों के बीच की दूरी कितनी होती है? ये यहाँ पर आपको बताना है अनुप्रस्थ तरंगों में। ठीक है, यहाँ पर 2 सुरंगों के बीच की दूरी कितनी होती है? क्या आयाम के बराबर होती है, अर्धायाम के बराबर, तरंगदैर्घ्य के बराबर या फिर अर्ध तरंगदैर्घ्य के बराबर? ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है एक अनुप्रस्थ तरंगों में 2 सुरंगों के बीच की जो दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, 2 तरंगों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? यहाँ पर तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? इस तरह से लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बताया गया। ठीक है, ये 2 सुरंग है। ठीक है, एक सुरंग यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, और इसके बीच की ये जो दूरी है यहाँ पर दिखाई गई कुछ इस तरह से, और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अगले प्रश्न को हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर है। डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप मापने का जो विभाजन स्केल है वो क्या होता है? ठीक है, डॉक्टरी के पास जो थर्मामीटर होता है उसमें ताप मापने का जो विभाजन स्केल है वो आखिर होता कितने से कितने तक है? क्या 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है? क्या 32 फ़ारेनहाइट से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है? या 95 फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट तक होता है? या फिर 0 डिग्री से 80 डिग्री तक होता है? यहाँ पर आपको बताना होगा। तो दोस्तों डॉक्टर के पास जो आपने थर्मामीटर देखा होगा उसमें फ़ारेनहाइट का जिक्र किया जाता है। ठीक है, वो जो थर्मामीटर होता है वो फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है, 95 फ़ारेनहाइट से लेकर 110 यानी कि 95 से लेकर 110 के बीच में उसमें फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर है वो लिखा हुआ रहता है। ठीक, इसके साथ बढ़ें अपने अगले प्रश्न को। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक, अगले प्रश्न को हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। पेचिस नामक बीमारी में निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव उत्तरदायी है? ठीक है, जो पेचिस नामक बीमारी होती है वो किस सूक्ष्मजीव के कारण होती है? क्या फवेली वायरस के कारण होती है, क्या निमेटोड कृमि के कारण होती है, फिर ईस्ट के द्वारा, या फिर एंट अमीबा हिस्टोलिट का? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप ध्यान रखें। जो पेचिस नामक बीमारी है वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होती है, जो कि एक सूक्ष्म जीव होता है। ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, पेचिस इस प्रकार की पेट संबंधी बीमारी है जिसका अहम कारण गंदगी होता है। क्या होता है? गंदगी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 5 किसी वस्तु का जल में पूर्णतः डुबोने पर उस पर लगने वाला जो प्लावन बल है वो वस्तु के भार के आता होता है। ठीक है, बराबर वस्तु का भार। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाएगा? यदि यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का जल में पूर्णतः डूबने पर, ठीक है, कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है और जल में पूरी तरह से डूब गई है। ठीक है, अब डूबने पर इस पर लगने वाला जो बल है, ठीक है, ये जो बल फोर्स लग रहा है इस पर, ठीक है, ये बराबर है वस्तु के भार के। ठीक है, वस्तु का जो वेट है उसके बराबर है। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही माना जाएगा? ये चीज़ यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है।
क्या वस्तु जल में डूब जाएगी, ठीक है, क्या वस्तु जल में डूब जाएगी, क्या वस्तु सतह पर तैरेगी, क्या वस्तु जल में कुछ डूबी हुई तैरेगी, या वह सतह के नीचे पूरी डूबी हुई तैरेगी, यहाँ पर आपको बताना है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोने पर, ठीक है, पूर्णतः से आपने उसे डुबो दिया है और उस पर लगने वाला जो बल है वो उत्प्लावन बल वस्तु के बाहर के बराबर है, तो वस्तु जो है वो जल में कुछ डूबी ही तैरेगी, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि उत्प्लावन बल जो है वस्तु के बाहर के बराबर है तो वस्तु जल में कुछ डूबी ही तैरेगी, ठीक है, कुछ वस्तु जल में डूबी ही तैरेगी, ये यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो इस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब आपको बताइए जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं 1 नंबर के, वो भी यहाँ पर आपको सॉल्व करा ही देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी नए भाई बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस क्लास को अपने अंदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इस 6 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया कि रसोई घर तो आप जानते ही हैं, रसोई घर में प्रयोग होने वाले द्रवित पेट्रोलियम गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ का नाम लिखिए। आपको पता होना चाहिए जो आपकी एलपीजी गैस होती है, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, जो घरों में यूज़ की जाती है खाना बनाने के लिए, वो गंधहीन होती है, ठीक है। कैसी होती है? गंधहीन। उसमें किसी भी तरह की गंध नहीं होती है, ठीक है, किसी भी तरह की खुशबू यानी कि गंध उसमें नहीं पाई जाती है। तो कई बार क्या होता है, उसका रिसाव होने लगता है, कहीं से भी वो रिसाव करने लगती है या गैस लीक होने लगती है कहीं से भी, तो उसका पता नहीं चल पाता है, ठीक। इसलिए क्या किया जाता है, एलपीजी गैस में कुछ पदार्थ मिलाया जाता है, ठीक है। उस पदार्थ का नाम यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है जिससे उस गैस के अंदर खुशबू पैदा हो जाती है या गंध पैदा हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है। तो देख लेंगे क्या मिलाया जाता है। रसोई घर में प्रयोग होने वाले द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसे आप लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, ठीक है, एलपीजी, उस गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें मिलाए जाने पदार्थ का जो नाम है वो एथिल मरकैप्टन है, ठीक है। क्या नाम है उसका? एथिल मरकैप्टन। अगर कोई भी आपसे पूछे जो एलपीजी गैस में जो पदार्थ मिलाया जाता है उस गैस में खुशबू के लिए या फिर गंध उत्पन्न करने के लिए, जिससे उसके रिसाव का पता लग सके, गैस कहीं से भी यहाँ पर लीक हो रही है, चाहे वो सिलेंडर से लीक होती हो या अदर किसी जगह से लीक होती हो, ठीक है, उस लीकेज का पता लगाने के लिए गैस के अंदर जिस पदार्थ का यूज़ किया जाता है, जो पदार्थ उसमें मिलाया जाता है, उस पदार्थ का नाम होता है एथिल मरकैप्टन, ठीक है। जिससे ये पता लग जाता है कि गैस लीक हो रही है, आपको उसकी गंध आ जाती है, खुशबू आ जाती है, जो भी चीज़ आप कह सकते हैं, उससे पता लग जाता है कि हाँ गैस कहीं ना कहीं से लीक हो रही है। आपने भी कई बार ऐसा देखा होगा। तो एथिल मरकैप्टन का जो रासायनिक सूत्र होता है, जो केमिकल फार्मूला होता है C2H5SH, ठीक है। इससे आप एथिल मरकैप्टन कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 7 आपसे पूछा जा रहा है कि जो क्रांतिक कोण है उससे क्या अभिप्राय है। अगर समझते क्या आप क्रांतिक कोण से, लिख दीजिए, ठीक है, लिख दीजिए। तो जब कोई प्रकाश की जो किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से भी बताया गया है। तो जब कोई प्रकाश की जो किरण है, ठीक है, ये सघन माध्यम है, ठीक है, यहाँ से ये सघन माध्यम है ये, ठीक है, और ऊपर आपका ये विरल माध्यम है। तो प्रकाश की ये किरण जा रही है सघन माध्यम से, अब ये विरल माध्यम में जा रही है, तब सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। ये यहाँ पर आपको बताना। तो ये आपका क्रांतिक कोण है 90 डिग्री, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 8 है, वो पूछा जा रहा है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में मुख्य अंतर लिख दीजिए। तो लिख देते हैं संतृप्त और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में मुख्य अंतर कौन कौन से, फटाफट यहाँ पर देख लेंगे। 3 मुख्य अंतर यहाँ पर बताए गए। तो सबसे पहले बताया गया कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो परमाणु में सहसंयोजक बंधक होते हैं, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन परमाणु में क्या होता है? सहसंयोजक बंध होते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में मुख्य श्रृंखला में कम से कम एक द्विसहसंयोजक बंध या त्रिक सहसंयोजक बंध पाया जाता है। इसके बाद दूसरा अंतर क्या होता है? संतृप्त प्रकार में एल्केन्स शामिल होते हैं। संतृप्त प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें क्या होता है? एल्केन्स पाए जाते हैं, और असंतृप्त वाले एल्केन्स में एल्केन्स और सुगंधित हाइड्रोकार्बन दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा यहाँ पर डिफरेंस बताया गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कम और हाइड्रोजन ज़्यादा होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? इसमें कार्बन कम होगा, ठीक है, कार्बन कैसा होगा? कम होगा, और जो हाइड्रोजन होगा वो अधिक मात्रा में होगा। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? कार्बन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और हाइड्रोजन क्या होती है? वो कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। इसी के साथ 90 प्रश्न 9 नंबर का प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। किन्हीं दो खाने वाले अर्थात सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कवक का नाम लिख दीजिए। कवक, ठीक है, कवक का नाम यहाँ पर आपको लिखना है, फंजाई का। तो खाने वाले कवक का नाम क्या होता है? सफ़ेद मशरूम, ये पूरी तरह से कवक होता है, आपको ध्यान रखना है। एगैरिस, ये पूरी तरह से कवक होता है। कैंथरेलस, ये खाने वाले कवक हैं, ठीक है, ये कवक होते हैं और जिन्हें सब्जी के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, वर्ण विशेषण क्या है? लिख दीजिए, ठीक है, वर्ण विशेषण। चलिए जान लेते हैं वर्ण विशेषण क्या है। तो सूर्य का जो प्रकाश है या अन्य किसी स्रोत का जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना है, ठीक है।
प्रकाश के श्वेत किरण के विभिन्न रंगों में व्यक्त होने की क्रिया को बड़ विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बड़ विक्षेपण कहते हैं। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर बड़ विक्षेपण है। ठीक है, बड़ विक्षेपण क्या है? तो बड़ विक्षेपण कहते हैं। और विभिन्न रंगों के, ठीक है, किसके? विभिन्न रंगों के, यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से भी बताया गया है। ठीक है, तो विभिन्न रंगों के समूह को वर्णक्रम कहते हैं। जैसे कि ये रंगों का समूह है। ठीक है, क्या कहेंगे? इसे वर्णक्रम कहेंगे। इसमें रंगों का क्रम जो है वो एक निश्चित क्रम होता है। ऐसा नहीं कि लाल इधर आ जाए, पीला इधर आ जाए। इसमें रंगों का क्रम जो होता है वो पहले से निश्चित होता है कि हाँ भैया, यहाँ पर जो रेड कलर है वो यहाँ पर होगा। ठीक है, बैंगनी कलर यहाँ पर होगा, ब्लू कलर यहाँ पर होगा। इस तरह से, जैसे बैंगनी, उसके बाद जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, इस तरह से ये टोटल 7 कलर पाए जाते हैं। ठीक है, और इनका जो क्रम है वो यहाँ पर निश्चित होता है पहले से ही। श्वेत प्रकाश की किरण है। ठीक है, और जब ये किसी भी ऑब्जेक्ट के माध्यम से अलग अलग 7 रंगों में विभक्त होती है तो इसी को क्या बोलते हैं आप? वर्ण विक्षेपण। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 11। दाब का ऐसा ही मात्रक लिख दीजिए फटाफट। ठीक है, जो प्रेशर है, प्रेशर का ऐसा ही मात्रक आपसे पूछा जा रहा है। तो दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल है। इसे पी ऐसे परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो पास्कल क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, बल बटे क्षेत्रफल। और इसका जो यहाँ पर यूनिट होती है, ठीक है, होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? यहाँ पर पास्कल होगा। ठीक है, क्या होगा? पास्कल। ठीक है, पास्कल का फॉर्मूला यहाँ पर बताया गया, बल बटे क्षेत्रफल, जिसे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में व्यक्त किया जाता है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी। और ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न ये भी आपको जल्दी सॉल्व करा दिए जाएंगे। जैसे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे, आपको ये वाले प्रश्न भी सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। बाकी इस क्लास को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बहुत जल्दी आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं, तो आपको मॉडल पेपर भी दिए जाएंगे। बाकी दोस्तों, आज की इस क्लास में यहीं पर समाप्त कर देते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर